हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, इसकी बैक एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब वो कह रहे हैं दो चीजों के बीच का फोर्स। देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब हमने देखा है हर चीज एक दूसरे पे एक फोर्स लगाती है, ठीक है ना। तो ये जो हमने टॉपिक सबसे पहले बात किया था कि F हमारा इक्वल होता है, दिस इज कांस्टेंट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फोर्स पर क्या चेंज आएगा अगर उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाए। मतलब ये जो D है अगर ये हाफ हो जाए तो क्या डिफरेंस आएगा, सिंपल करके देख लेते हैं जी। F इक्वल्स टू हो जाएगा, बाकी सब चीजें तो सेम ही है, दिस इज m1 m2 अपॉन में अब d स्क्वायर की जगह d अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी g सेम m1 m2 एज इट इज अपॉन में हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट, क्योंकि d अपॉन 2 होल स्क्वायर है मतलब d का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। सो ये हो गया d स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये 4 बेसिकली क्या होगा, ये d स्क्वायर अपॉन 4 जो है इस पूरे के नीचे, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो 4 अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा। मतलब d स्क्वायर तो नीचे ही रहेगा लेकिन ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा। सो ये एज इट इज रहा। ये चीज समझना, दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, कोई भी नंबर अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास है 6 अपॉन एंड 7 अपॉन 3, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, 6 एज इट इज रहा, 7 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल कर दिया मतलब 3 अपॉन 7। सो 7 तो अभी भी देखो ना अपॉन में ही है, 3 ऊपर चला गया, यही चीज हुई है, यहाँ पे भी यही हुआ, d स्क्वायर तो अपॉन में ही है, ये 4 ऊपर आ गया। सो अब अगर हम बात करें कि क्या चेंज आया है तो देखो जरा, पहले मैं ये हटाती हूँ यहाँ से, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। हाँ जी, सो ये अभी भी हमारा एज इट इज है जहां से शुरू किया था। एफ की हमारा जो फॉर्मूला है g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर एज इट इज है, बस एक 4 टाइम हो गया, मतलब जो पहले वाला था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा अगर आप जो उनका बीच का डिस्टेंस है उसको हाफ करोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है, करके देख लिया हमने, सामने सामने आ गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 2 says gravitational force act on all objects in proportion to their masses। अब वो कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर ऑब्जेक्ट पे कैसे रिएक्ट करता है, with proportion to their masses, उनके मास के हिसाब से। Why then a heavy object does not fall faster than a light object। तो इस हिसाब से अब जैसे एक हेवी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ज्यादा होगा एक लाइट ऑब्जेक्ट से, तो हेवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता। अगर हेवी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा तो ग्रेविटेशन से फटाफट खींच ले, और जो हल्का है जिसका मास कम है उसको ग्रेविटेशन कम खींचे, ऐसा क्यों नहीं होता। मतलब अगर आप दो चीजें गिरा रहे हो तो भारी चीज जल्दी नीचे क्यों नहीं आ रही और हल्की चीज क्यों नहीं हो रही। शायद आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि हाँ ऐसा तो होता है, अगर मैं पत्थर फेंकूंगी और मैं फेदर फेंकूंगी तो फेदर आराम से पहुंचेगा, पत्थर मिनट में पहुंच जाएगा, बट उसका रीजन कुछ और है। एक्चुअल में अगर आप एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो वो सेम ही टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर भारी चीज है तो जल्दी पहुंचेगी और हल्की चीज है तो वो धीरे पहुंचेगी। सो all objects fall from the top with a constant acceleration called acceleration due to gravity। So हम ये टॉपिक करके आए हैं acceleration due to gravity। हमने देखा था कोई भी चीज अगर फ्री फॉल हो रही है तो उसमें एक acceleration क्रिएट होगा, एंड वो acceleration होता है acceleration due to gravity, ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम ये constant g से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g जो हमारा होता है। Now this is constant on earth and therefore the value of g does not depend on the mass of an object। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो इस g पे डिपेंड है, समझ रहे हो, इस ग्रेविटी से गिर रहा है, और ये हर चीज के लिए कांस्टेंट है, ये मास से डिफर नहीं करती। किसी का मास ज्यादा है तो उस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, किसी का मास कम है तो उस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, ऐसा नहीं होता, ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। इसीलिए hence heavier objects don't fall quicker than lightweight objects provided there is no air resistance। अभी एक क्वेश्चन भी आएगा जो इसके बेस्ड होगा। क्या उन्होंने क्यों यहाँ पे स्पेसिफाई हमने कर दिया कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले अपने उस पे चलते हो एग्जांपल पे, अगर आप एक फेदर गिराते हो एक पत्थर गिराते हो, चांसेस है कि पत्थर पहले पहुंचेगा, फेदर आराम से पहुंचेगा। रीजन
क्योंकि एयर प्रेजेंट है, हवा से वो लहराता हुआ जा रहा है। अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, तो जी वहां पे हमारी दोनों चीजें, चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो, एक ही साथ पहुंचेंगी। ओके जी, सो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। What is the magnitude of the gravitational force between the Earth and a 1 kg object on its surface? तो हमें यहाँ पे magnitude of gravitational force given है, बेसिकली F ही पूछा है। यहाँ पे हमने देखा था, कहाँ गया, F इक्वल होता है हमारा G m1 m2 mass of one object and mass of second object upon में distance between them का square। ठीक है, ये फॉर्मूला देख के आए हैं। तो जी अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें दे दिया 1 kg, मतलब पहले तो चलो लेते हैं m1, मतलब मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एंड m2 हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया जो हमें 1 kg का गिवन है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अब यहाँ पे फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो जी हमें पता है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 होती है इसकी वैल्यू। देन मास m1, मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, एंड देन मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट 1 kg है, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में d स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या है, देखो भाई अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ अर्थ के ऊपर ही होगा किसी भी जगह पे, एंड अगर आप उसका अर्थ से निकाल रहे हो तो डिस्टेंस सेंटर से देखा जाता है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ का रेडियस ही तो हुआ। सो रेडियस हमें गिवन है, दैट इज 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, इस पूरे का स्क्वायर, मतलब वील राइट दिस 2 टाइम्स। सो ये हो गया 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, फिर से लिख दिया हमने। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो हम क्या कट कर सकते हैं, 6.4 और 6 को कट कर सकते हैं, कर लेते हैं 2 के टेबल से, ये आ जाएगा 3.2 एंड दिस विल बी 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6.67 इसको रब कर लेते हैं, 6.67 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 7 3s are 21, 6 into 3 is 18, 19 20, so you get 20, then we have 6 is 18, again 19 20, so you get 20.01, so this is 20.01 multiplied by 10 raised to the power -11, 10 raised to the power 24। याद है हमारे पास बेस सेम है, पावर्स अलग है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो पावर्स ऐड हो जाती है, मतलब -11 प्लस 24, सो 24 -11 हो जाएगा 13, मतलब 10 रेज टू द पावर आ गया 13। ओके जी, अपॉन में चलें तो अपॉन में हमारे पास है 6.4 इंटू 3.2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.4 को 3.2 से, सो विल गेट 4 2s are 8 and 6 2s are 12, then we have 4 3s are 12, 6 3s are 18 plus 1 19, so you get 8 and this is 2 2 4, 9 plus 1 10 and 2, so ये हमारे पास आ गया 20.48। रिमेंबर यहाँ पे 0.48 क्यों करा मैंने, क्योंकि 2 डेसिमल पहले है, सिंपल, इनटू अगेन 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो, ये है हमारे पास 20.01 अपॉन में 20.48। अब यहाँ पे है 10 रेज़ टू द पावर 13, यहाँ पे है 10 रेज़ टू द पावर 12, आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स अलग है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब 13 माइनस 12 हो जाएगा, विच इज 10 बचेगा, क्योंकि 13 माइनस 12 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 10 बचा। सो ये बेसिकली हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेसिमल इधर आ जाएगा, सो ये हो गया 200.1 अपॉन में वी हैव 20.48। तो अब हमें करना है इसको डिवाइड, यहीं पे कर लें, इसको यहाँ से हटा देते हैं, सो लेट्स क्विकली रिमूव दिस। सो वी हैव 2048 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2001 से। ठीक है, डेसिमल्स रखना चाहो रख सकते हो, अगर कंफ्यूजन होती है ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से डेसिमल हटाओगे इधर 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब फिर से इंटू 10 ही बच गया। सो अगेन यहाँ पे 1 लेके, अच्छा इसको और ऐसे कर सकते हो, 20010 कर दो अपॉन में 2048 कर दो। मैंने यहाँ पे डेसिमल्स हटा दिए ताकि कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत
ना हो। सो यहाँ पे एक 0 आ गया। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो 2048 है, सो 9 के टेबल से ही जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि 2048 या तो बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2048 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 into 8 is 72, 9 4 जा 36, 37 30 13 40 41 42 43 44, सॉरी ज्यादा कर दिया ना मैंने, 9 4 जा 36, 37 30 13 40 41 42 43, सो ये आ गया 4 3 एंड दिस इज 9 0 0, सिर्फ 4 बचा, 9 2 जा 18। ठीक है, अब 10 से तो ऑब्वियसली बड़ा है यार, पता ही है हमें, तो 9 से ही कर देंगे। 9 से किया, हमारे पास आया 18432। माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया, वी विल हैव 8, अगेन यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 माइनस करेंगे, 4 5 6 7 8 9 5 आ गया हमारे पास। एंड देन यहाँ पे अगेन 9 बचा, 9 में से हमने 8 माइनस किया 1 एंड ये 0 हो जाएगा। सो वी हैव, ठीक है, तो अब ये इससे तो छोटा ही आ गया, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0। सो यहाँ पे अब देखो 9 तो बड़ा ही था, 8 से करके देखिए या 7 से करके देखें, पहले 8 से करके देख लेते हैं। सो 8 से करेंगे तो 8 8 जा 16, 8 4 जा 32 33 एंड देन अगेन 8 0 जा 0 एंड ये हो जाएगा 3, 8 2 जा 16। सो ये बड़ा आ गया, मतलब हमें 7 से करना पड़ेगा। सो 2048 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ठीक से लिख लेते हैं वरना हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। सो ये आ गया, दिस इज 4 8 एंड दिस इज 7 से कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 into 8 is 56, then we have 7 4 जा 28 29 30 31 32 33, तो ये हो गया 3 3 7 0 जा 0 एंड प्लस 3 3 आएगा, 7 2 जा 14, सो 1 4 3 3 6 आ गया, 7 से करा हमने, से छोटा आ गया 1 4 3 3 6। सो आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9.7 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है तो SI यूनिट N लगेगी। So this was the third question. Let's move to the next question. Question number 4 says the earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. So earth moon को attract करती है, gravitational force से मतलब एक दूसरे को attract करते हैं। Does the earth attracts the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? अब वो कह रहे हैं हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हमें पता है अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करती है, मून अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, बट वो कह रहे हैं डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स ग्रेटर स्मॉलर या सेम। अब अर्थ मून को ग्रेटर फोर्स से करती है, कम फोर्स से करती है या फिर सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती है एज द फोर्स, मतलब मून के कंपैरिजन में बताना है हमें। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो इक्वली फोर्स लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रही है मून कम फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं है। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो मून अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते, तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। दो चीजें अगर आपस में इक्वल फोर्स, जैसे एक सिंपल सी चीज है, दो जनों को खड़ा कर दो, वो जैसे वो नहीं होता रोप वाला के एक दूसरे को पुल कर देते हैं, दोनों अगर इक्वल फोर्स भी लगा रहे हैं तब भी कौन सा जिसका मास ज्यादा होगा, चांसेस है ना कि वो उसको खींच लेगा। सो दैट इज द रीजन के मून जो है वो अर्थ को नहीं खींच पाती, बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा है ग्रेटर फोर्स से, स्मॉलर फोर्स से या सेम फोर्स से, सो सेम फोर्स से, ठीक है। Next, question number 5 says, if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। अब वो कह रहे हैं अगर मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो वो अपनी तरफ, जैसे हमें मून तो अट्रैक्ट हो रखा है तो वो कैसे क्यों नहीं अपनी तरफ खींच लेती अर्थ को? So earth and the moon experience equal gravitation force from each other. एक दूसरे से इक्वल उनको फोर्स मिलता है। However, the mass of earth is much larger than the mass of the moon. अर्थ का जो मास है वो मून के मास से काफी ज्यादा है। Hence, it accelerates at a rate lesser than the acceleration rate of the moon towards the earth. इसीलिए जो उसका एक्सीलरेटिंग रेट है वो क्या है? बहुत कम है। भैया मास का बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई 19-21 का फर्क है, अर्थ का मास मून से बहुत बड़ा है। For this reason, the earth does not move towards the मून, इसीलिए अर्थ मून की तरफ मूव नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल? सेम वही फॉर्मूला हमारा,
F इक्वल्स टू G सेम है, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास अपॉन में D स्क्वायर। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या बोला है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। लेट्स सपोज लेट कर लिया हमने M1 इक्वल हो गया, डबल करना है उसको तो ट्वाइस ऑफ M1 हो गया, तो क्या फर्क आएगा, F इक्वल्स टू G एंड M1 की जगह लिखेंगे हम 2M1 साथ में M2 अपॉन में D स्क्वायर। देखो जरा ये तो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2 यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। सो ये हो गया G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया, सिंपल सा है। अगर मेरे पास है 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 2, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे लिख सकते, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ पे लिख देगी। तीनों सारे ऊपर मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अब देखो जरा क्या चेंज आया, ये तो हमारा फॉर्मूला एज इट इज है, मतलब दिस इज आर ओल्ड फोर्स, पहले जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है वही तो है ये। सो क्या चेंज आया है, F हमारा हो गया 2 टाइम्स, या हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि वो डबल हो जाएगा, जो पहला था उसका डबल हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल। अब जो डिस्टेंस है अगेन सेम चीज, F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन में D स्क्वायर। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को कह रहे हैं डबल कर दो, मतलब पहले केस में D को कर दिया हमने 2D एंड दूसरे दोबारा लिखते हैं इसको, डबल करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ट्रिपल करना मतलब D को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स कर दो। ठीक है जी, तो अब ये देखो जरा फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा। अगर पहले देखते हैं, अगर हम डबल करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, G M1 M2 सब एज इट इज रहेंगे। डिस्टेंस जो है उसकी D की जगह आ गया 2D, इसका पूरे का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया G M1 M2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में D स्क्वायर। सो अगेन इस 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/4 और बाकी सब एज इट इज सेम लिख दूं, तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, फोर्स में क्या चेंज आया है कि फोर्स 1/4 हो गया है। ठीक है ना, अगर हमने डिस्टेंस डबल किया। इसी तरह से अगर ट्रिपल कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा F इक्वल्स टू G M1 M2 एज इट इज, D स्क्वायर, D की जगह कर दिया 3D, तो इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो गया G M1 M2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 D स्क्वायर। अगेन इसको बाहर ले आते हैं, बाहर मतलब इधर पहले लिख लेते हैं 1/9 एंड ये हो गया G M1 M2 सब एज इट इज अपॉन में D स्क्वायर, तो मतलब 1/9 हो गया। ठीक है ना, सो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/9 में आया है, तो इस तरीके से ये फर्क पड़ेगा। थर्ड पार्ट लास्ट है हमारे पास, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब लो जी, वो कह रहे हैं दोनों ही, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जी, अब ये M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, इसमें वो कह रहे हैं M1 भी डबल हो गया M2 भी डबल हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो जरा, M1 हमारा हो गया डबल, लिख दिया इसको भी, और M2 को भी डबल कर दिया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ M1 ट्वाइस ऑफ M2 अपॉन में D स्क्वायर, तो ये हो गया जी 2 2 4 साथ में M1 M2 अपॉन में D स्क्वायर। 4 आगे ले लो, मतलब पहले लिख लो, तो यहाँ पे हमने देखा पूरे उसमें बाकी फॉर्मूला अगर सब कुछ एज इट इज है तो क्या हुआ है, पहले वाले 4 से 4 टाइम्स हो गया। ठीक है जी, तो ये चेंजेस आए हैं, सिंपल यार, जो भी बोले फॉर्मूले में लगा के देख लो, पता चल जाएगा क्या चेंज आया है। ठीक है ना, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमने सेम जब ये टॉपिक किया था अभी नोट्स में, तब भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, मतलब ये टॉपिक ले लिया था। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना, कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, वो इट एक्सप्लेन्स द फोर्स दैट बाइंड्स द अर्थ, एक फोर्स के बारे में हमें समझाता है जो अर्थ को बाइंड करके रखती है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून कैसे अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है वो मोशन को जस्टिफाई करता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये प्लैनेट्स का जो मोशन है सन के आसपास, वो ये सभी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो हमें समझ आ रहा है ना, इसलिए हवा में टिके हुए क्योंकि फोर्स है जो उनको खींचे रख रही है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और मून और सन से जो टाइड्स होते हैं उसको भी, उसका भी रीजन यही ग्रेविटेशनल
फोर्स है। ठीक है जी, सो 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना सिंपल वर्ड्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लो, विच इज आवर जी। ठीक है ना, तो इसको एक्सप्लेन करना है। When a body or object falls downwards, ये नहीं है शायद वर्ड, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया। So when a body or object falls downwards due to gravitational force of earth and without any other force acting on it, it is called free fall। पहली बात तो फ्री फॉल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फ्री फॉल क्या है, जब कोई चीज अपने आप ऊपर से नीचे गिर रही है बिना किसी, अब एक तो है मैं उसको फेंक रही हूँ, वो हो गया थ्रो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप करना, थ्रो करना, इसकी बात नहीं हो रही। फ्री फॉल मतलब अपने आप वो चीज गिरती हुई आ रही है, जैसे पेड़ से एप्पल का गिरना, अगर किसी ने नहीं हाथ मारा, कुछ नहीं किया, तो वो जो है दैट इज फ्री फॉल। ठीक है ना, तो और कोई फोर्स उस पर नहीं लगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर गई चीज। तो द एक्सेलरेशन, तो वो हमारा फ्री फॉल हो गया। The acceleration produced due to free fall due to Earth's gravitational force is acceleration of free fall। तो वही हमारा होता है। अब जब कोई चीज नीचे गिर रही है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So this acceleration is acceleration due to gravity denoted by g। Value of acceleration due to gravity is g equals to 9.8। ठीक है जी, यहाँ पे ये s स्क्वायर। अच्छा, ये चीज मैं बताती हूँ, अगर कुछ बच्चों को अगर इसमें कंफ्यूजन है, देखो जैसे इसकी वैल्यू लिखी, एक है हम लिख रहे हैं m पर s स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऐसे पर लिख रहे हो, दैट मीन्स m अपॉन में s स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका है, बुक में काफी जगह आप देखोगे या बहुत सारे ऐसे भी लिख रहे हैं ms-2। ये कुछ नहीं है, बस ये अपॉन हटा के, अगर जैसे अपॉन में है, इसको अगर मैं ऊपर ले आऊं तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो गया ms-2। तो ms-2 लिख लो या m पर s स्क्वायर लिख लो, इट्स जस्ट वन ऑफ द सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, why do we call the gravitational force between the earth and an object? What do we call? So क्या बोलते हैं उसको, the gravitational force between the earth and an object is called weight। तो पढ़ा था ना हमने जब मास और वेट के बारे में पढ़ा था कि वेट बेसिकली क्या है, कि कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने में, वो उसका वेट हो गया। So मतलब कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। Weight is equal to the product of acceleration due to the gravity and mass of object। तो किसी भी चीज का अगर हमें वेट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, उसका मास मल्टीप्लाई कर दिया ग्रेविटी से। ठीक है, अगर नोट्स अच्छे से समझ के आओगे तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी लगेंगे। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold brought? If not, why? सो जी, अब यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। एक फ्रेंड है, उसने दूसरे फ्रेंड को बोला कि मेरे लिए गोल्ड लेके आओ, और वो गोल्ड लेने कहाँ पहुंच गया, अर्थ के जो पोल है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसी जगह टॉप पे पहुंच गया कहीं से गोल्ड परचेज करने। अब वो कह रहा है कि जब उसने अपने फ्रेंड को, अब वो फ्रेंड कहाँ पे मिला उसको, जाके इक्वेटर पे। इक्वेटर का होता है, मैं बता के समझाती हूँ, जैसे समझ लो अभी तक तो हमने यही देखा है कि ये हमारी गोल सी अर्थ है। ठीक है जी, ये हो गए इसके पोल्स, यहाँ पे है, यहाँ पे, एंड यहाँ हमारा होता है इक्वेटर। ठीक है जी, तो ये हो गए पोल, ये हो गया इक्वेटर। तो अमित जी ने यहाँ पे पोल पे गोल्ड खरीदा है एंड इक्वेटर पे अपने फ्रेंड को मिलके उनने गोल्ड पकड़ाया, तो क्या वो उसका फ्रेंड कहेगा हाँ ठीक सही गोल्ड पकड़ाया, या उसको कम या ज्यादा मिलेगा? तो क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहली बात, अब भी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए, किसी भी चीज का हम वेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब वो चोर तो नहीं है उसका दोस्त, तो अगर पोल पे उसने वेट किया होगा, मतलब जब ये मास तो उस चीज का सेम ही होगा, फर्क किसका आ सकता है, ग्रेविटी का। अभी क्या होगा जी, तो भैया अभी मैम आपने बोला हर जगह कांस्टेंट होता है, तो क्या फर्क आ सकता है? देखो हमने जब ये टॉपिक किया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, अर्थ जो हम बचपन से पढ़े ना, स्फेयर है स्फेयर है स्फेयर है, अब 9th में आके वो भी बदल देंगी, नहीं भैया पूरी स्फेयर नहीं है, पूरी एग्जैक्ट गोल समझो तो ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अर्थ है इस तरीके से थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे जो ये पोल्स है वहां पे थोड़ा सा फ्लैटनेस आ जाती है, मतलब इस तरीके से, मतलब समझ लो
पूरा सर्कल लिया, यूं पिचका दिया उस सर्कल को, तो इस तरीके से है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो G है वो डिफर करेगा इक्वेटर पे जो G है, ठीक है। अब एक हो गया G एट पोल और एक हो गया G एट इक्वेटर, ये चीज है अलग। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल भी रखा, द वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर। सो उन्होंने बोल दिया कि G की वैल्यू पोल पर ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटर पे G की वैल्यू, ठीक है। अब अगर ये Gp ज्यादा है तो सिंपल है, वेट एट पोल, जब उसने गोल्ड को पोल पे, मतलब जब वो पोल पे जिस जगह पे था वहां पे जब वेट किया होगा तो मास तो गोल्ड का वही है, तो मल्टीप्लाई हुआ जो भी वहां पे पोल पे ग्रेविटी थी, ठीक है जी। जब उसने आके उसके फ्रेंड ने कहा लाओ भाई मेरा दे दो गोल्ड, इक्वेटर पे किया तो उसने कैसे किया, अगेन मास इनटू ग्रेविटी हुई। अब ये ग्रेविटी एट इक्वेटर छोटी है, मतलब वेट एट इक्वेटर छोटा हो जाएगा कंपेयर टू वेट एट पोल, मतलब उसका फ्रेंड जो पोल पे वेट देख के आया है, इक्वेटर पे वो वेट कम हो गया। क्या रीजन है, क्योंकि इक्वेटर पे जो G है उसकी वैल्यू कम होती है, सिंपल सी है ना। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि वो कम है तो एक कम हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। मैं बहुत ही मतलब जैसे समझ लो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को समझा देना वैसे ही आपको एग्जांपल देके समझाने लगी हूँ कि समझ लो जो गोल्ड है उसका मास तो 5 kg था, इतना कोई नहीं खरीद रहा, एग्जांपल है, ग्राम ले लो यार, केजी बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो 5 ग्राम था, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी 5 ग्राम है, जब पोल पे था, जब इक्वेटर पे आया तब भी 5 ग्राम है। अब अगर हम कह रहे हैं इक्वेटर पे जो G की वैल्यू है ना वो 10 है और यहाँ पे जो G की वैल्यू है ना वो 12 है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर किसी ने कमेंट किया ना ओ मैम G तो होता ही नहीं 12 या वो, जस्ट एन एग्जाम्पल, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो देखो वेट अपने आप 10 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा जी। 12 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो फर्क देख रहे हो, अपने आप आया ना। जब बड़ी वैल्यू से करोगे तो बड़ा आएगा, छोटी वैल्यू से करोगे तो छोटा आएगा। दैट इज वाई जो ये P है इस पे बड़ा होगा और ये बहुत बेसिक चीज समझाई है मैंने, ठीक है ना। सो ये क्लियर हो गया कि अब उसका फ्रेंड जो हमने पूछा था ना, विल दी फ्रेंड एग्री विद दी वेट, तो जी वो बिल्कुल एग्री नहीं करेगा, वो कहेगा आप कम वेट लाए हो, आपने मेरे को जो यहाँ पे वेट बोला था उससे कम है, ठीक है। समझ में आ गया। मेन ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पेपर में आते हैं फालतू के, बट ये ऐसे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को क्लियर अच्छे से जरूर कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So question number 11 says why will a sheet of paper fall slower than one that is crumped into a ball। वापस चलते हैं, क्वेश्चन अभी भी मैंने करा के आई थी मैं, हाँ ये एयर रेजिस्टेंट अंडरलाइन कर रखा है ना, ये आएगा वहां पे। देखो अब उन्होंने क्या बोला कि जी आपने एक पेपर लिया, पेपर फाड़ा अपनी नोटबुक में से, वो एक पेपर लिया और उसी नोटबुक में से एक और पेपर फाड़ा और उसको ऐसे क्रम्पल करके बॉल बना दी। अब जब आप दोनों चीजें ड्रॉप कर रहे हो तो क्या होगा, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर। अब वो कह रहे हैं वो शीट ऑफ पेपर है वो धीरे जा रही है लेकिन बॉल फटाफट नीचे पहुंच गई। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अभी उसमें हमने आंसर दिया कि चाहे हैवी हो, अब आप कह सकते हो कि जब बॉल बना ली तो वो हैवी होगी, पेपर हल्का है। तो अभी हम वहां पे बोल के आए कि चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो, चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो, चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो, सेम स्पीड से गिरेंगे। तो यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज आई। नई चीज क्या आई जो वहां पे हमने इग्नोर करने को कही थी, वो है एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि जो पेपर है हवा उसको अपने साथ लहराते हुए लेके जाएगी, समझ रहे हो। यहाँ से ये पेपर है, ये पेपर नीचे आ रहा है, ये क्रम्प बॉल है, ये नीचे आ रही है, इधर से लगा उस पे एयर रेजिस्टेंस। तो जो ये बॉल है उसको तो एयर से इतना फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ये जो हमारा पेज है इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब ये बात देख लो कि मैम पेज को फर्क क्यों पड़ा, बॉल को फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि पेज है इस तरीके से, पेज का सरफेस एरिया देखो कितना सारा है, बॉल है वो क्रम्प होके इतनी सी हो गई तो उसका सरफेस एरिया भी कम हो गया। तो जब एयर लगी तो वो इसको इफेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह पे एयर को लगने के चांस है, इसमें इतनी सी जगह पे एयर ने एक्ट करना है तो वो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो पढ़ लेते हैं। एज अ शीट ऑफ पेपर हैज मोर सरफेस एरिया देन अ क्रम्प्ड बॉल इट फेसेस मोर एयर रेजिस्टेंट। क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। बिकॉज इट फेसेस मोर एयर रेजिस्टेंट इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इसलिए उसकी स्पीड
डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड कम होगी, देयरफॉर इट विल फॉल स्लोअर देन अ क्रम्पर, और इसीलिए वो धीरे से गिर रही है, मतलब उससे उसके कंपैरिजन में स्लोली नीचे है। ठीक है जी, तो ये था 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कमिंग टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन सेज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हमें पता है क्या डिफरेंस होता है अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ का जो भी किसी भी चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जितना भी है तो वो 1/6 है मून पे, तो इतना डिफरेंस है। What is the weight in newtons? हमें वेट निकालना है of a 10 kg object on the moon and on the earth। तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट का मास दे दिया है 10 kg, हमें वेट निकालना है मून पे भी और अर्थ पे भी। तो सबसे पहले तो अगर हम निकालें वेट ऑन अर्थ, तो जी अर्थ पे वेट निकालना है, या वेट निकालने का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, सो 9.8 इंटू 10 इज 98 न्यूटन। सो ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका वेट अर्थ पे है 98 न्यूटन, एंड इसी का ही वेट अगर हमें निकालना है ऑन मून। अब पूरा हमें मून की जी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल अर्थ का निकल गया ना, इसका 1/6 कर दो। क्वेश्चन में ही तो बोला है 1/6 होता है तो कर देते हैं 1/6। अब इसको जब हम कट करेंगे 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 89, 49 अपॉन 3 आ गया। अब कट करेंगे इसको डेसिमल में आएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 19 हो जाएगा, तो 6 से करेंगे 18 आ जाएगा, 0.1 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे एंड ऐसे चलता रहेगा, 16.3 न्यूटन लिख देते हैं, दैट्स इट। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है तो अर्थ पे उसका वेट 98 आएगा और मून पे 16.3। ठीक है जी, ये था हमारा 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो 13th क्वेश्चन सेज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। तो पहला पार्ट पहले सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, बाद में पढ़ेंगे दूसरा। क्या करा है, एक बॉल फेंकी है वर्टिकली अपवर्ड। सो यहां से मैंने एक बॉल थ्रो करी, मैंने नहीं करी इस क्वेश्चन में बट ठीक है, चलो यहां से एक बॉल थ्रो करी है अपवर्ड। पहली चीज यहां पे पता चल गया कि अपवर्ड फेंकी गई है चीज, तो 2-3 चीजें मुझे बता दो जरा। अगर अपवर्ड फेंकी गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, जी हमारा नेगेटिव होगा, मतलब माइनस, यहाँ 10 नहीं दे रखा है तो -9.8 होगा। तो सिर्फ अपवर्ड लिखने से ही 2 वैल्यूज तो हमारे पास आ गई। एंड ऑल्सो बोला है कि जो थ्रो किया है वो किस वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल क्या है उसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, सो नाउ ये चीजें हमारे पास है। पहली चीज निकालनी है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मतलब ये बॉल जैसे यहां से यहां तक जाइए तो इसके बीच की जो हाइट है, या अगर मोशन में बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट या एस बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है जी, v की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u है 49, 49 का भी स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 2, g की वैल्यू -9.8 एंड साथ में h जो हमें निकालना है। सो ये तो हो गया 0 माइनस 49 का स्क्वायर कर दो, 49 इंटू 49, 9 9 81, 9 4 36, 37 30 13 40 41 42 43 44, सो ये आ गया 44। 4 से करेंगे इसको तो 9 इंटू 4 इज 36 एंड देन 4 4 16 17 18 19, सो ये हमारे पास आ गया 1 6 7 8 9 10, सो ये आ गया 9 10 14, सो ये आ गया 2 4 0 1 एंड देन इसको 9.8 को हमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 16, 9 2 18 19, 196, बट यहाँ पे एक डेसिमल से पहले बड़े तो ये आ गया 19.6 माइनस का और साथ में h मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो ये हो गया -2401, वहां से भी माइनस का 19.6 आएगा, जीरो से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू h। अब यहाँ पे देखो कट तो हो नहीं सकता, ऑल्सो अगर डेसिमल में कंफ्यूजन होती है सिंपल डेसिमल हटाओ, यहाँ पे जीरो लगा दो, तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ सिंपल सी डिवीजन। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से एंड करते हैं डिवीजन। 196 को डिवाइड करना है हमें 24010 से। ओके जी, अब 2 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, सो सिंपल 1 से करते हैं इसको। 1 से किया 196 आ गया एंड यहाँ पे 1 आ गया, 10 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 6 गया 4, ये हमारा बन जाएगा 13। सो 9 10 11 12 13, सो ये आ गया 441। अब देखो उससे किसके कर सकते हैं, 2 से करके देखते हैं। 196 इंटू 2 किया, 6 2 12, 9 2 18 प्लस 1 19, 2 1 2 प्लस 1 3, 392 आ गया। इससे कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 से किया, हमारे पास आ गया 392 एंड अगेन यहाँ ऊपर से 0 आ जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। सो 11 गया, 10 गया, 9 बचा एंड ये हो गया 13। सो अगेन 9 10 11 12 13, फिर से 4 आ गया और ये तो 0 हो जाएगा। 490 है, 490 अगेन 2 से 3 से करके देखेंगे, 3 1 3 9 बड़ा हो जाएगा, तो फिर से 2 से ही करना पड़ेगा। फिर से 2 से किया तो ये हो गया 390, इसको फिर से लिखते हैं। सो जी ये हो गया हमारा 392। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 10 में से 2 गया, 8 आ गया। अब यहाँ से देखो ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं, चलो कर लेते हैं। 10 इंटू 2 गया 8, ये आ गया 8, 18 आ गया, 9 आ गया एंड यहाँ पे 98 आ गया। तो फिर से डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया, 980। अब 9 से कर ले, 9 बड़ा आ जाएगा, चलो करते हैं। 196 इंटू 9 करा, इसे बहुत बड़ा आ जाएगा। इसको 6 से करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं, क्योंकि जब 300 यहीं पे ही आ गया तो 9 से तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा। सो इसको 5 से किया तो 6 5 जा 30 एंड देन 9 5 जा 45, 46 47 48 एंड देन वी हैव 5 1 जा 5 6 7 8 9। सो ये आ गया 9, लो 5 से पूरा ही हो गया। 5 से किया तो ये आ गया 980। कहाँ हम उससे कर रहे थे, ये हो गया 0, पूरा का पूरा आ गया। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 122.5। सो दिस इज द हाइट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट रीड कर लेते हैं। द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब उसको कितना टाइम लगा हमें ये फाइंड करना है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द टाइम। सो फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस gt। ठीक है ना, सारी वैल्यूज तो हमारे पास है। v हमारा 0 है, u हमारा 49 है, प्लस g हमारा -9.8 है एंड t हमें फाइंड करना है। सो 49 को उधर भेजेंगे, -49 हो जाएगा एंड यहाँ पे है -9.8 इंटू टी, तो माइनस से माइनस तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 49 अपॉन में 9.8 और ये सॉरी नॉट इंटू, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, तो ये इक्वल होगा टी के। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू हो गया 490 अपॉन में 98। ठीक है जी, 2 से कट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 18 ये 9 हो गया। अगेन इसको करेंगे 2 2 जा 4 एंड 9 की जगह आएगा 2 4 जा 8 10 5। ठीक है, अब ये 7 के टेबल से हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 इंटू 3 इज 21, बचा 35, 7 5 जा 35। सो ये हो गया 5 एंड ये आ गया 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इस चीज को हम ऐसे बॉल को ऊपर भी फेंका हमने तो वो बॉल वापस नीचे भी आएगी। हमसे यहाँ पे टोटल टाइम पूछा है, ये ध्यान रखना। जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही ऑब्जेक्ट को नीचे आने में भी टाइम लगता है। तो अगर वो इस 5 सेकेंड में यहाँ से ऊपर टॉप तक पहुंची है 5 सेकेंड में, तो इस टॉप से वापस नीचे आने में भी 5 सेकेंड्स लगेंगे। सो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 5 plus 5 which means 10 seconds. Okay जी, clear है? So this was the 13th question. Let's move to the next question.